हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल ST165। आज हम डिस्कस करेंगे ICSE हिस्ट्री क्लास 9 का चैप्टर 2 चल रहा है ना, उसका क्या है, पार्ट 3 है। चैप्टर का नेम क्या है, अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन। ठीक है, इससे पहले हम लोग 2 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें बहुत कुछ देखा था। ठीक है, मैंने डिस्कस किया था हम लोगों ने आर्यंस के सेटलमेंट्स के बारे में पार्ट 1 में। ठीक है, और पार्ट 2 में देखा था कुछ और बातें, जैसे कि उनकी सोसाइटी कैसी थी। ठीक है ना, इन सब का डिस्कस किया था हम लोगों ने पार्ट 2 में। ओके, अब डिस्कस करेंगे क्या हम लोग पार्ट 3 में कि किस तरीके से और इनकी कहानी है। ठीक है, आई होप ये आपका लास्ट पार्ट होगा और फिर हम लोग इसमें ही इस चैप्टर को क्या है कंप्लीट कर लेंगे। ओके, इसकी नोट्स कहाँ से मिल जाएंगे आपको? नोट्स मिल जाएंगे इस वाले चैनल से, वहां जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आप इसके नोट्स डाउनलोड कर लेंगे। मैं अपलोड कर दूंगी इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, समझते हैं आज के टॉपिक्स के बारे में। पहला टॉपिक है ऋग्वैदिक सोसाइटी, तो हो गई हमारी। अब ऋग्वैदिक इकोनॉमी क्या थी, पैसा कैसे होता है इनके पास, वो वाले फेजेस के बारे में डिस्कस करना है हम लोगों को। ठीक है, क्या डिस्कस करना है? इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी थी। राइट, ये चीज डिस्कस करेंगे। देखो, पहले आपको ये बताना है, आपको ये समझना है, मैं समझा चुकी हूँ पार्ट 1 और पार्ट 2 में कि ऋग्वैदिक सोसाइटी कैसी थी, एग्रेरियन थी। ठीक है, अगर ये वर्ड याद है ना आपको, तो आप पूरी इकोनॉमी डिसाइड कर सकते हैं खुद ही से, एग्रेरियन वर्ड से ही सिर्फ। ठीक है ना, एग्रेरियन था कैरेक्टर, इसका मतलब ये इनकी मोस्टली डिपेंडेंट किस पे थे, ये डिपेंडेंट थे किस पर, एग्रीकल्चर पर। किसके लिए? अपने पैसे के लिए या फिर इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में। ओके, तो पहला आपको ध्यान रखना है कि जो ऋग्वैदिक इकोनॉमी है वो क्या थी, उसका कैरेक्टर कैसा था, एग्रेरियन था। और अगर एग्रेरियन है तो किस पर डिपेंड करेंगे पैसे के लिए, एग्रीकल्चर पर डिपेंड करेंगे। ये बात समझ में आ रही है ना? ओके, इसके बाद क्या है, जो मैंने ये बताया था आपको कि ऋग्वैदिक सोसाइटी थी या फिर अर्ली सोसाइटी थी, ये सिटीज में नहीं रहते थे। ये क्या है, जगह जगह चेंज करते थे अपनी पोजीशन अकॉर्डिंग टू देयर पास्चर। क्योंकि इनके जानवर भी है, जहाँ पे घास फूस खत्म हो गए तो ये क्या है, आगे बढ़ जाते थे। मतलब ये क्या है, मेनली स्कैटर्ड रहते थे। क्या रहते थे? स्कैटर्ड रहते थे। और क्या करते थे ये प्लेंटीफुल रेन के लिए क्या है, प्रे करते थे कि बारिश अच्छी खासी हो। ठीक है, जिससे कि हमारे जो खेती बाड़ी है सही से चले, घास फूस अच्छी सी मिलती रहे, और जो हमारे जानवर हैं, कैटल रह रहे हैं, उनकी क्या है, हेल्थ मेंटेन रहे। अल्टीमेटली यहीं से क्या है, इनका इकोनॉमी भी क्या है, ठीक ठाक चलती रहे। राइट है ना? क्योंकि देखो, गांव में क्या था, उसमें पूरा गांव वाला एरिया था, गांव वाली सोसाइटी थी, तो उसे मेन क्या था, इनका फोकस था सिर्फ अपने एग्रीकल्चर पर और अपने पास्चर्स को क्या है, फीड करने पर, अपने कैटल्स को क्या है, फीड करने पर। इसीलिए इंपॉर्टेंट कौन से गॉड थे, कल बता चुकी हूं मैं, इसीलिए इंदिरा इनके लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड भी थे। किसके लिए? अर्ली वैदिक सोसाइटी या फिर आर्यंस के लिए। है ना, कनेक्ट कर पा रहे हो चीजों को आप? इसके बाद आपको ध्यान रखना है इस चीज में कि जो एग्रीकल्चर था मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ऑक्यूपेशन इनका। ठीक है ना, और जो ग्रेन है, ओनली ग्रेन रेफर्स टू ऋग्वेदा इज यावा। देखो, हर टाइप के ग्रेन नहीं मिलते थे। आप ये सोचो, हमारे पास अभी इतने टाइप के ग्रेन्स अवेलेबल हैं, हमारे पास व्हीट भी है, हमारे पास राइस भी है ना, हमारे पास मिलेट भी है, हमारे पास पी भी है, पीनट भी है। ठीक है ना, मेज भी है, मतलब बहुत सारे टाइप के हमारे पास ग्रेन्स अवेलेबल हैं एट प्रेजेंट। ठीक, हमारे पास पल्सेस टाइप के भी हैं। तो वहां पर ऐसा नहीं था, वहां पे मेन जो उस समय जो ग्रेन मिलता था वो क्या था, यवा था। यवा, यव, जौ, ये कह सकते हैं, ये वाला क्या है, वहां पे ग्रेन अवेलेबल था। किस टाइम पर? अर्ली वैदिक एरा के टाइम पर, जिसको हम लोग जनरल लैंग्वेज में बार्ले कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बार्ले। तो आपसे पूछ सकता है कि उस समय का जो ग्रेन जो अवेलेबल था जिससे कि वो खेती करते थे, वो क्या था, यवा या फिर बार्ले। ओके, तो बात समझ में आ गई ना कि इकोनॉमी के लिए मेनली किस पे डिपेंडेंट थे वो, एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर के लिए मे भी वो क्या मेन प्रोडक्टिव उनका क्या था, प्रोडक्शन था किसका, ग्रेन का। कौन सा ग्रेन? यव, या फिर इसको बार्ले आप बोल सकते हो। ये समझ में आ गई? चलो आगे देखते हैं। इसके बाद क्या है, पहला तो इकोनॉमिक सोर्स क्या हो गया उनका, एग्रीकल्चर। दूसरा इकोनॉमिक सोर्स क्या है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। क्योंकि दो ही सोर्स थे उनके पास अपनी जीविका उपार्जन करने के लिए, पहला तो खेती बाड़ी, और दूसरा जो जानवरों को वो रख रहे हैं, जो पेट अपने एनिमल्स को पाल के रखे हैं, जो कैटल्स उन्होंने बना के रखी हैं, उनके डोमेस्टिकेशन से क्या है, पैसा कमाना। राइट, इसमें क्या बोलते थे, ये पास्टोरल इकोनॉमी पे डिपेंड होने लगी थी। अभी समझाया मैंने आपको वही कि अपने गाय भैंसों को फीड करके उससे क्या है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को यूज करके उसको बेच के क्या है, पैसे कमाना।
राइट। इसीलिए मैंने आपको समझाया था पार्ट 2 में कि इनकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट किसका कंट्रीब्यूशन था, कैटल्स का। जिसके पास जितनी ज्यादा कैटल वो उतना अच्छा व्यक्ति या उतना पैसे वाला व्यक्ति माना जाता था। किसके फेज में, अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन के फेज में। ये लाइन याद रखनी है आपको, कैटल्स फॉर्म्ड एन इम्पॉर्टेंट आइटम। और ये जो, क्योंकि जो बहुत ही अच्छी चीज होगी उसको ही जो अपने प्रीस्ट लोग हैं, ब्राह्मण्स लोग हैं, उसको एज अ गिफ्ट में क्या है दिया जाता था उस टाइम पे। तो दान के रूप में भी बहुत सारी कैटल्स प्रीस्ट लोगों को भी क्या है दी जाती थी। किसके द्वारा, आर्यंस के द्वारा, राइट। इसका ध्यान रखना है एक और बात कि वहां पर अभी बताया ना मैंने आपको कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका था, कैटल्स का। और कैटल्स में किसका किसका, गाय का, काऊ का। बहुत ही होली एनिमल माना जाता है शुरुआत से हमारे यहाँ काऊ, इसीलिए उसको गाय माता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गाय माता। ठीक है, वहां पर काऊ के लिए एक वर्ड था, गाय इसके लिए प्रोनाउंशिएट करते थे लोग टाइम, उस टाइम पे उसको बोलते थे गोमट। क्या बोलते थे, गोमट। तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारी गाय हैं उसको उस समय क्या बोला जाता, गोमट। इसको सिंपल वर्ड में आप इसका नाम याद रखेंगे, वेल्दी पर्सन। तो गोमट सिग्निफाई करता था ऋग्वेदिक सोसाइटी में वेल्दी पर्सन को। गोमट मतलब जिसके पास बहुत सारी गाय हो, ठीक है ना। तो ऑलरेडी याद रखना है, कैटल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। कैटल से भी कौन सा कैटल, गाय। और जिसके पास मोर कैटल है वो वेल्दी पर्सन है, उस वेल्दी पर्सन को अनदर नेम दे दिया गाय के पर्सपेक्टिव में ही, क्या नेम, गोमट। पूछा जाएगा, ध्यान रखना है एमसीक्यू में या फिर आपसे फिलहाल से पूछा जाएगा गोमट क्या सिग्निफाई करता है। गोमट इज ऑल्सो नोन है, गोमट किसको कहते हैं, तो ये लाइन आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। ये ये स्लाइड समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत है स्लाइड में। तो दो पॉइंट याद रखने हैं आपको। पहला पॉइंट क्या रखना है, एग्रीकल्चर के बारे में ध्यान रखना है। और दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है आपको, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के बारे में। ये बात समझ में आ रही है, चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद क्या है, कुछ और एनिमल्स को भी क्या है डोमेस्टिकेट करते थे। मेन तो वो काऊ हो गया इनका, और साथ में खेती बाड़ी किससे करेंगे, वोल से करेंगे। तो ये तो मेन हो गए दोनों। इसके अलावा जो मतलब रख पा रहे हैं एनिमल से कि थोड़े बहुत डॉग भी देखने को मिले हैं इनके टाइम पर, हॉर्स ही मिले हैं, क्योंकि यहीं से इन्हीं से आए थे आक्रमण करके। सेंट्रल एशिया से हॉर्स से ही आए थे और अटैक किया था इन्होंने अपनी इंडिया पर। ठीक है, तो ये भी देखने को मिले हैं इनके पास, गॉट भी और शीप भी एंड ऑक्स टू। ठीक, ये कुछ ज्यादा आपको दो चार एग्जाम्पल याद रखना। मेन आप काऊ और बुल को मत भूलना, ये मोस्ट प्रोमिनेंट थे और इंपॉर्टेंट भी थे। ये वाली स्लाइड क्लियर है ना पक्का अच्छे से। चलो आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग इसका क्या देखना है हम लोगों को, कि तीसरा क्या इनके पास ऑक्यूपेशन था इकोनॉमी का। देखो पहला तो हो गया एग्रीकल्चर, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा क्या होगा, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। लेकिन कुछ लोग क्या है इसके अलावा भी कुछ काम करते थे उस टाइम पर भी, जैसे कि कुछ लोग आर्टिस्ट होते थे। तो आर्टिस्ट में पहला क्या नाम आएगा आपको ध्यान रखना है, क्राफ्ट्स। कुछ क्राफ्ट्समैन भी होते थे, इससे भी क्या है वो अपनी इकोनॉमी को जनरेट करते थे। ठीक है, क्राफ्ट वाला बिजनेस करके। कैसे देखते हैं, देखो बहुत सारे मैन और वुमेन थे, ठीक है, वहां उस टाइम पे वो क्या है क्लॉथ्स को वीव करते थे, कपड़ों को बनाते थे। ठीक है, और कपड़ों को बना के क्या है फिर सेल और परचेज करते थे। तो ये भी क्या है टाइप का इनकम जनरेशन का सोर्स था। किस टाइम पर, अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम पर। ओके, चलो इसके बाद देखते हैं। इसके बाद क्या है, द मेटल वर्कर्स और स्मिथ स्किल्ड इन मेकिंग वेपन्स, इम्प्लीमेंट्स एंड ऑर्नामेंट्स। देखो क्राफ्ट में सिर्फ ये नहीं होता है कि आपने ड्राइंग बना दी तो हो गया, इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज आ सकती, जैसे कि कुछ लोग क्लॉथ्स बना रहे हैं, वो भी एक टाइप का आर्ट है ना। कुछ लोग वेपन्स बना रहे हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे पीपल्स हैं वर्कर्स जो क्या है वेपन्स बनाते थे। ठीक है, किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, किसके लिए, डिफेंस के लिए, किसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए। तो इन सबके लिए क्या है वेपन्स ही फॉर्म होते थे, उनको हम लोग मेटल वर्कर्स या फिर स्मिथ बोलते थे। तो यहाँ से भी क्या है ये अपनी इकोनॉमी को जनरेट करते थे। इतनी समझ में आ गई है, ओके। इसके साथ साथ कुछ ऐसे पीपल थे जो वेपन्स के साथ साथ जो मेटल्स से ऑर्नामेंट्स ही बनाते थे। क्या बनाते थे, ऑर्नामेंट्स। देखो लोहा है, आयरन है, ठीक है, इससे आप वेपन्स ही बना सकते हो। ठीक है, इससे आप बहुत सारे यूटेंसिल्स ही बना सकते हो। ठीक है, ऐसे ही सिल्वर है, इससे क्या है आप बहुत सारे वायर्स ही बना सकते हो और इससे आप ऑर्नामेंट्स ही बना सकते हो। तो कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कॉमन होते थे दोनों चीजों के लिए, तो उसके थ्रू ये वेपन्स ही बना देते थे और क्या बना देते थे,
ऑर्नामेंट्स। जैसे कि मैं बताया था मैंने आपको पार्ट 2 में कि कॉपर और ब्रॉन्ज बहुत ज्यादा चलता था किसके टाइम पर, अर्ली वैदिक के टाइम पर। तो कॉपर से बर्तन भी बनते हैं और कॉपर से ऑर्नामेंट भी बनते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये भी एक सेकेंडरी सोर्स था इनका इकोनॉमी के लिए या फिर इनकम के लिए। बात समझ में आ रही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या करना है। इसके बाद क्या है, एक मेटल का नाम आया है वेदा में। ऋग्वेद में एक मेटल का नेम मेंशन किया गया है, उसका नेम क्या है, अयास। क्या नेम, क्या मेंशन किया गया है, अयास। ये ध्यान रखना है। द मेटल अयास मेंशन इन ऋग्वेद इज जनरली टेकन टू मीन कॉपर और ब्रॉन्ज। जो हमारा प्रेजेंट में कॉपर या फिर जो ब्रॉन्ज है ना, उसी को ऋग्वेद में क्या बोला गया है, अयास बोला गया है। क्या बोला गया है, अयास, AYAS। ये वर्ड याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपसे जरूर पूछेगा वो आपके फिलअप से, ठीक है। कि द मेटल अयास इन ऋग्वेद इज जनरली रेफर्स टू कॉपर और ब्रॉन्ज, या फिर द डैश रेफर्स टू कॉपर और ब्रॉन्ज इन ऋग्वेद, ठीक है ना। इतनी कहानी समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। इसका आपको ध्यान रखना है कि ये तो 3 चीजें हो गई ना इकोनॉमी जनरेट करने के लिए। पहला तो हो गया एग्रीकल्चर, दूसरा हो गया डोमेस्टिकेशन, और तीसरा क्या हो गया, क्राफ्ट। क्राफ्ट में भी क्या देख लिया हम लोगों ने, क्लॉथ्स को वीव करते थे और कुछ वेपन्स बनाते थे, ऑर्नामेंट्स बनाते थे। ये 3 चीजें यहाँ पर हो गई। इसके अलावा कुछ और भी ट्रेड और ट्रांजेक्शन होते थे इनके टाइम पर, ठीक है। तो यहां से भी इनकम जनरेशन का क्या है, इनके पास एक सोर्स था, ठीक। तो वो 3 इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों ने कवर कर ली। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है एग्रीकल्चर, दूसरे नंबर पे याद रखना है आपको डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, तीसरे नंबर पे याद रखना है आपको क्राफ्ट। अब फोर्थ पर देखो कौन कौन से ट्रेड और ट्रांजेक्शन आर्यंस के टाइम पर भी परफॉर्म किए जाते थे, वो हम डिस्कस करेंगे। क्लियर हो रहा है ना सब कुछ, है ना। देखते हैं। देखो कुछ पीपल ऐसे थे जो ट्रेड में भी इन्वॉल्व थे, क्योंकि मैंने बताया था अभी आपको कि यहाँ पे वर्णा सिस्टम था। याद करो पार्ट 2 तो डिस्कस किया था वर्णा सिस्टम में 4 भाग थे, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। तो जो वैश्य वाले पीपल थे ना, ये क्या थे, ट्रेड में इन्वॉल्व थे। तो ये तो अपना मतलब भजन पाठ पूजन करके अलग कमा रहे हैं पैसा, इनको कैटल दी जा रही है तो उसके थ्रू ये कमा ले रहे हैं। क्षत्रियस भी रूल्स कर करके या रूलिंग करके अपने एम्पायर बढ़ा रहे हैं। शूद्रास सर्व करके क्या है, अपना अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। लेकिन जो अपना वैश्यास है ये कैसे करेगा, ये ट्रेड करेगा। और ट्रेड भी क्या है, इनका इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, क्योंकि ये वाला ग्रुप मेनली क्या है, ट्रेडिंग से पैसा कमाता था। अब ट्रेड कैसा भी हो सकता है, ट्रेड वो क्लॉथ्स का कर सकता है, ट्रेड वो वेपन्स का कर सकता है, ट्रेड वो ऑर्नामेंट्स का कर सकता है, ठीक है। तो ये जो मेन, लेकिन मेन आइटम क्या थे इनके, क्लॉथ्स और लेदर गुड्स। क्योंकि इनके पास कैटल होती थी ना, कैटल से क्या मिलेगी हमको, लेदर मिलेगी। तो यहाँ से क्या है, इनके पास जो मेन जो ट्रेड के पार्ट्स थे वो कौन थे, क्लॉथ, कपड़ा बनाने के लिए, ट्रेड मटेरियल क्लॉथ, ये कहाँ से मिलेगा, प्लांट से मिल जाएगा, ठीक है। और लेदर गुड कहाँ से मिल जाएगा, एनिमल से मिल जाएगा। और कैटल इनके पास होते ही थे, ठीक है। तो ट्रेड का इंपॉर्टेंट जो ट्रांजेक्शन है वो किसके लिए हो रहा है, इन 2 चीजों के लिए होता था। ये बात समझ में आ रही है क्या। चलो आगे देखते हैं। इसके साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इसको मत भूलना, बार्टर सिस्टम। ये बहुत जरूरी है। बार्टर सिस्टम आपसे डेफिनेटली पूछेगा और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक था। बहुत टाइम तक ये सिस्टम चलता रहा, ठीक है ना। क्या होता है बार्टर सिस्टम, देखो अभी हम लोग मार्केट जाते हैं, मार्केट जाते हो ना, तो मार्केट में हम क्या लेके जाते हैं, गांधी जी लेके जाते हैं, मतलब हम लोग पैसे लेके जाते हैं, ठीक। और जब गांधी जी लेके जाते हैं, पैसे लेके जाते हैं, तो हम क्या है, जैसे कि मान लो आपको चॉकलेट लेके आनी है, ठीक। तो आप शॉपकीपर के पास जाएंगे, आप पैसे देंगे उसको, आपने मान लो 50 रुपीज दिए और उसने 50 रुपीज की आपको एक चॉकलेट दे दी। तो आपने पैसे दिए, उसके बदले आपको क्या मिली, चॉकलेट मिली, है ना। ये नॉर्मल आप कह सकते हो ट्रेडिंग मेथड है प्रेजेंट में। इसमें क्या हो रहा है, हम लोग अपनी करेंसी ले जा रहे हैं और उसके जगह हमको क्या मिल रहा है, कोई सामान मिल रहा है, कोई थिंग्स कोई गुड्स मिल रहा है, ठीक है ना। ये जनरल सिस्टम हो गया। लेकिन बार्टर सिस्टम क्या था, हमेशा से क्या करेंसी थी हमारे पास, नहीं थी भाई। हमारे पास जो रुपीज आया है ना, वो तो बहुत बाद आया, इंडिपेंडेंस के बाद हमने छापना स्टार्ट किया अपना पैसा, ठीक। तो उससे पहले ट्रेड होता था बार्टर सिस्टम के थ्रू। कैसा होता था, जैसे कि मान लो एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है, ठीक है। जो पर्सन ए है उसके पास ये वाला लैंड है, बी है उसके पास ये वाला लैंड है, ठीक। पर्सन ए ने क्या उगाया, पर्सन ए ने उगाया व्हीट, और जो पर्सन बी है उसने उगाया टोमेटो,
टमाटर, ठीक, खेती कर ली, इसके पास बहुत सारे टोमेटो आ गए, इसके पास बहुत सारे वीट आ गए, ठीक। अभी क्या है ना, अभी इसको जरूरत है, जो ए वाला पर्सन है उसको जरूरत है टोमेटो की, और इसको जरूरत किसकी है, वीट की। तो उन्होंने एक यूनिट डिसाइड कर लेते कि हम लोग 1 kg में वीट में इतना टमाटर देंगे आपको, और इसी से क्या है मतलब गुड्स और गुड्स के बीच में ही ट्रांजेक्शन होना कहलाता है बार्टर सिस्टम। एक वस्तु से दूसरी वस्तु को खरीदना क्या कहलाता है, बार्टर सिस्टम। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जैसे कि मान लो पर्सन सी भी है, उसने क्या उगाया था, उसने उगाया था कॉटन, ठीक। अब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं, ना वीट है ना टोमेटो है, तो क्या करेगा, इससे कुछ वीट लेगा अपना कॉटन देगा, और इससे कुछ टोमेटो लेगा अपना कॉटन देगा, ठीक है। इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम। ये गुप्तास के टाइम तक चलता रहा था, ठीक है, लगभग लगभग चलता रहा था, ठीक है। अभी भी आजकल आप देखोगे गांव में जाओगे, वहां पे गेहूं के बदले कुछ और चीज दी जाती है, वो भी बार्टर सिस्टम की कैटेगरीज में, ठीक है ना। तो ये बात आपको क्लियर हो गई ना, क्या होता है बार्टर सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है किसका, किसका, अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन के एज का, ठीक। आगे बढ़े, चलो। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, देखो ये बात तो रहेगी, काउ वॉज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वैल्यू। काउ तो थी सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक, ये बात आपको बिल्कुल भूलना नहीं है। इसके साथ साथ कैसे ले जाएंगे ट्रेड, जैसे कि मान लो एक पर्सन ये है, ये गांव ए है, ये गांव बी है, अब उसको गांव ए से गांव बी तक सामान लेके जाना है, तो क्या यूज करते थे, हॉर्सेज एंड बुलक्स को यूज करते थे फ्रॉम गुड्स को एक जगह दूसरी जगह ले जाने में। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ ये कुछ एक्वेटिक फॉर्म में भी क्या है, ट्रेड करते थे, जैसे कि पानी से, जैसे कि रिवर्स के थ्रू ट्रांजेक्शन करते थे। मान लो एक गांव ये है, ठीक है, ये वाला, और एक गांव भी है, बीच में नदी पड़ गई है, तो बोट के थ्रू भी सामान ले जाके यहाँ पे ले जाते हैं, उसे बोलते हैं इनलैंड रिवर्स, ठीक है। जो किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ही छोटी सी नदी हो रही है उसे बोलते हैं इनलैंड रिवर। तो वहां से भी क्या है, इनका ट्रांजेक्शन होता रहता था। अल्टीमेटली इनके ट्रांजेक्शन के हम लोग कंक्लूजन की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, 4 थे। पहला क्या है, एग्रीकल्चर। दूसरा क्या है बताइए जरा, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। तीसरा क्या है बताओ, क्राफ्ट। और चौथा क्या है, ट्रेड एंड ट्रांजेक्शन, ठीक है। एग्रीकल्चर में मेनली कौन सा था, ग्रेन, यावा या बार्ले। डोमेस्टिकेशन में काउ एंड वुल। क्राफ्ट में याद रखेंगे आप, वीविंग क्लॉथ, ठीक है, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स। ट्रेड में क्या याद रखेंगे, कौन कौन से क्लॉथ थे, नॉर्मल क्लॉथ एंड लेदर गुड। और क्या याद रखेंगे, बार्टर सिस्टम। फिर याद रखेंगे आप हॉर्स एंड बुलक से मूव करते थे, और फिर याद रखेंगे लैंड रिवर्स। इज इट क्लियर और नॉट, डन, सब कुछ क्लियर है। चलो आगे बढ़े। तो हमने क्या कंप्लीट किया, हमने एक बढ़िया सा टॉपिक कंप्लीट कर लिया कि इकोनॉमी कैसी थी, किनकी, अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन की, है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है हम लोग इनका गवर्नेंस कैसा था। उस समय कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था क्या इनके पास, उसकी बात और करनी है हमको। जैसे कि प्रेजेंट में हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो क्या है, हमारा देश है, इंडिया है ना, इंडिया। और इंडिया में क्या है, एक है हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक क्या है हमारे पास, स्टेट गवर्नमेंट, है ना। उसके पास हमारे पास क्या है, पंचायत भी है, म्युनिसिपैलिटीज भी है, नगर पालिकाज भी, ये सब क्या कहलाएगा, हमारा प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम कहलाएगा, कहलाएगा ना। जिसमें कौन गवर्न करते हैं, यहाँ पे एमपीज रहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ पे रहते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ पर पंच सरपंच रहते हैं। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, ठीक। क्या ऐसा कुछ उस टाइम भी था, इसका डिस्कशन करना है हम लोग को। इस टॉपिक में ब्रीफली डिस्कस करेंगे, गवर्नेंस कैसा था, पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी किसकी, आरएनसी। ओके आगे बढ़े, चलो। देखो सबसे पहले तो ये जो छोटे छोटे यूनिट से मिलके बन रहे थे, मैंने बताया था आपको, इनकी कोई सिटी तो थी नहीं, कोई किंगडम तो था नहीं इनके टाइम पर, था क्या किंगडम, नहीं था, राजा महाराजा थे नहीं इनके टाइम पर। छोटे छोटे ग्रुप में क्या है, स्कैटर्ड थे, कौन, ये आर्डेंस, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे क्या है, इनके अंदर पॉलिटिकल सिस्टम बनाने की या पॉलिटिकली स्टेब्लिश होने की थोड़ी सी बात आई। तो छोटे छोटे ग्रुप्स ने क्या है, कंबाइन करके छोटे छोटे विलेजेस ने जोड़ा अपने आप को, और क्या बनाया, विश्या, क्या बनाया, विश्या, एक यूनिट बनाई। मतलब एक स्मॉल यूनिट थी, ये एक विलेज ये है, एक विलेज ये है, एक विलेज ये है, एक ये है, एक ये है, इन सबको जोड़ के एक बड़ी यूनिट बना दी, जिसका नाम क्या था, विश्या। इसका कौन लीडर बन रहा था, विश्वपति,
इसका किसको बनाया लीडर? विश्वपति को बनाया। इतनी समझ में आ गई पहला पॉइंट। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद क्या हो गया, ये तो छोटी सी यूनिट है, जैसे कि मान लो ये हमारे छोटे से विलेजेस हैं, 3 विलेज हैं, 4 हैं, इन्होंने जुड़ के खुद को क्या बना लिया? विषय बनाया। उसके ऐसे तो बहुत सारे विलेजेस है ना, विलेज बहुत सारे, 4 ये ग्रुप हो गए, फिर ये 3 ये ग्रुप हो गए, फिर ये 3 ये ग्रुप हो गए, ये सब विषय बन गए, ये विषय, ये विषय। अब बहुत सारे विषय ने मिलके क्या बनाया? जना। क्या बनाया? जना। इस पे कौन शासन करते थे? राजन और किंग। देखो ये वो वाले राजा और किंग नहीं है जो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, जैसे कि अकबर बनेंगे या फिर अपने अलाउद्दीन खिलजी बनेंगे या फिर और बनेंगे। ये सिंपल से आप लीडर कह सकते हो, ग्रुप ऑफ लीडर्स का भी एक हेड कह सकते हो आप, ठीक है ना। तो ये कौन है? ये जना कैसे बने? बहुत सारे विश्वास को मिला के क्या बनाया हमने? जना, जिसपे कौन शासन करेगा? राजन या फिर किंग। विषय कैसे बने थे? बहुत सारे स्मॉल विलेजेस को मिलके बने थे, जिसपे शासन कौन कर रहा था? विश्वपति। इतनी बात समझ में आ गई? 2 पॉइंट क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या ध्यान रखना है आपको, ये 2 सिर्फ डिवीजन थे इनके टाइम पर। क्या डिवीजन थे? नंबर 1 था विषय, और विषय से मिलके क्या बन गए थे? जना। यहाँ पे थे विश्वपति, और यहाँ पे कौन थे? राजन या फिर किंग। ठीक, ये तो हो गया इनका नॉर्मल स्ट्रक्चर। लेकिन क्या हमारे जो प्रेजेंट में ऑफिसर्स भी होते हैं ना एट प्रेजेंट, तो उसमें भी क्या है, कुछ ऑफिशियल्स जैसे कि सेनानी, पुरोहिता, ग्रामीणी, जो हेल्प करते थे किसको? राजन को या किंग को, जिससे कि वो अच्छे से अपनी क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पाए। तो ये इनका मतलब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था अर्ली वैदिक एज में। भले छोटा सा स्ट्रक्चर हो, लेकिन वहां पर एग्जिस्ट करता था पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। इतनी समझ में आ गई क्या? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, इनके पीरियड में क्या हुआ, कुछ इंस्टीट्यूशंस भी बने थे। क्या बने थे? कुछ इंस्टीट्यूशन, जैसे कि हमारे अभी यहाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है हमारे देश में, जैसे कि लोकसभा भी आप कह सकते हो एक इंस्टीट्यूशन है बड़े लेवल पर, राज्यसभा, आरबीआई जो बैंक को रेगुलेट करती है, जैसे कि एसबीआई है, एसबीआई कौन करता है? आरबीआई करती है, ठीक है ना। जैसे कि इलेक्शन कमीशन, ये भी एक इंस्टीट्यूशन है जो पूरे इलेक्शन को क्या है? रेगुलेट करवाता है। तो ऐसे ही क्या है, बहुत वहां पे भी उस समय भी क्या है, कुछ इंस्टीट्यूशंस का फॉर्म हुआ था। उसमें आपको याद रखने हैं 2 इंस्टीट्यूशन मेन थे। कौन कौन से थे देखते हैं। सबसे पहले एक इंस्टीट्यूशन था जिसका नेम क्या था? समिति। क्या था? समिति, पहले इंस्टीट्यूशन का नेम। और दूसरे का नेम क्या था? बता रहे हैं आपको। पहला क्या है? समिति था। ये किससे बनता था? ये बनता था पीपल के रिप्रेजेंटेटिव से, चीफ से या फिर लीडर्स से। मतलब जो इंपॉर्टेंट पर्सन थे वो किसके अंदर थे? समिति के अंदर थे। चाहे वो चीफ हो या लीडर हो विलेजेस के, टाउन्स के, वो सब किसके अंदर आएंगे? समिति के अंदर आएंगे। ओके। इसके बाद दूसरी जो इंस्टीट्यूशन था उसका नाम क्या था? सभा था। 2 हो गए, कौन कौन से? एक समिति और एक क्या हो गए? एक सभा हो गए, ठीक है। समिति में कौन थे? चीफ रिप्रेजेंटेटिव्स थे उस पर्टिकुलर ग्रुप के। और जो सभा थे उसके अंदर कुछ पीपल थे, फ्यू एलिमेंट्स थे। आप कह सकते हो समिति इंपॉर्टेंट थी, उसको गाइड करने के लिए एक और थी इंस्टीट्यूट, उसका नाम क्या था? सभा। समिति में ज्यादा लोग थे, इसके अंदर क्या थे? कम लोग थे, ठीक है। इसमें एल्डर्स का कह सकते हैं, एल्डर्स का ग्रुप था जो गाइड करता था किसको? समिति इसको। और समिति किसको गाइड करेगी? राजन को गाइड करेगी, ठीक है। सबसे ऊपर कौन हो गए? राजन। इनको गाइड करने के लिए दो इंस्टीट्यूशन, एक समिति और एक सभा। समिति में बहुत सारे चीफ और लीडर्स थे, सभा के अंदर भी कुछ फ्यू लीडर्स थे। सभा गाइड करती है समिति को और समिति गाइड करती थी किसको? राजन को, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, लास्ट टॉपिक रह जाता है अपना इस चैप्टर का, और वो क्या है कि रिलीजन कैसा था। देखो हमने सोसाइटी पढ़ ली, हम लोगों ने इनका इकोनॉमी पढ़ ली, हमने इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पढ़ लिया। हम देखेंगे ये कौन कौन से रिलीजन को किस तरीके से मानते थे, क्या ये फॉलो करते थे, डिस्कस करें। चलो सबसे पहले तो ये नेचर वर्शिप करते थे। क्या है? प्राकृतिक जो भगवान है या लोग चीजें हैं उनको मानते थे, ठीक है। मैंने आपको बताया था पार्ट 2 में भी, जैसे कि इंदिरा वगैरह के बारे में। तो इंदिरा क्या है? रेन ऑफ गॉड, मतलब बारिश के देवता। तो बारिश को मान रहे हैं तो नेचर को मान रहे हैं, ठीक है ना। तो
बहुत ही सिंपल था, आसान सा था। किसका रिलीजन? अर्ली वैदिक पीपल का रिलीजन। देखते हैं ये लोग क्या है, ये बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते थे किससे? नेचर के ब्यूटीफुल एस्पेक्ट से, ब्राइट एस्पेक्ट से। तो ये बहुत सारे नेचर के फोर्सेस को क्या है मानते थे, या नेचर के फोर्सेस को क्या है वर्शिप करते थे, और उनको सुप्रीम गॉड मानते थे। नेचर के फोर्सेस को क्या मानते थे? सुप्रीम गॉड मानते थे। ठीक है ना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, जो नेचर गॉड आए थे वो कौन थे? वरुणा। किसको मानते थे सबसे पहले? देखो ये कुछ मैं नाम लिख रही हूँ जिनको आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा वो सीधा। देखो पहले आपको ध्यान रखना है, जो अर्ली वैदिक पीपल है क्या करते थे? ये नेचर को वर्शिप करते थे। नेचर वर्शिप होती थी इनके अंदर। अब नेचर वर्शिप में भी ये कौन कौन से गॉड को मानते थे? तो वो गॉड को आपको याद रखना है, और वो गॉड किससे रिलेटेड है ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक, जैसे कि वरुणा, द वन हु रेगुलेट द सीजन, तो सीजन के देवता वरुणा। उषा, गॉडेस ऑफ डाउन, डाउन और डस्क पढ़ा है ना, मॉर्निंग और इवनिंग, उसके लिए। ठीक है। सूर्य, सन गॉड। ठीक है, जो आज तक भी माने जाते हैं, आज तक भी उनकी पूजा की जाती है। इंद्रा, भगवान किसके? रेन के, वॉर के, या फिर थंडर के। ठीक है। वायु, विंड गॉड, हवा के, पवन देवता। ठीक है। पृथ्वी, गॉडेस ऑफ अर्थ, और अग्नि, द सेक्रीफाइसल फायर। ठीक, तो ये सारे भगवानों को क्या है ये मानते थे। सिंपल सा याद रख लेना, याद हो जाएंगे ना ये सारे। पृथ्वी भगवान जो हम लोग मानते हैं, पृथ्वी माता बोलते हैं ना, तो हम लोग भी इंस्पायर है किससे? अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन से ही। हम लोग आज भी पवन देवता करते हैं, मानते हैं। हम लोग आज भी सूरज की पूजा करते हैं, सन गॉड को। ठीक है ना। आज भी हम लोग वरुण इनको मानते हैं। ठीक है ना। तो कुछ चीजें आज भी मान रहे हैं हम लोग। ठीक, तो ये हम लोग यहीं से इंस्पायर है। सिंपल सा आपको याद रखना है, नेचर में जो चीजें प्रेवलेंट थी उसकी ये पूजा करते थे। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, आगे बढ़े, चलो। इसके बाद क्या है, कुछ सेक्रीफाइस और यज्ञास पे विश्वास करते थे। ये कौन? आर्यंस। ठीक है ना। आर्यंस ने देखो कोई भी मंदिर तो नहीं बनाए थे, ना इन्होंने कोई इमेज बनाई थी वर्शिप के लिए, क्योंकि ये बताया है किसको मानते थे? ये नेचर को मानते थे, है ना। तो इसलिए ना तो उन्होंने कोई मंदिर बनवाए थे, ना ही कोई पिक्चर बनवाई थी कि ऐसी फोटो होनी चाहिए भगवान की, ऐसा मंदिर होना चाहिए भगवान का, नहीं। ये क्या है, इनर्ट फीलिंग होती थी, और इनर्ट फीलिंग के ही क्या है, नेचर में जो हमारे प्रिवलेंट फोर्सेस हैं उन्हीं को ही एज अ गॉड मान के क्या है ट्रीट करते थे। सिंपल सा रिलीजन था। ठीक है ना। इसके बाद क्या है, सेक्रीफाइस और यजनास पे क्या है ये बिलीव करते थे, मतलब बलि वगैरह ये सब कह सकते हो आप, इन क्या होता था। ओके। इसके साथ साथ क्या है, बस ये कुछ ध्यान रखना आपको, ये सब बता दिया है मैंने आपको पहले ही। ये भगवान को क्या चढ़ाते थे? सिंपल सा घी, मिल्क, ये सब इनके इनकी ऑफरिंग्स होती थी। किसके लिए? गॉड के लिए। ओके। सो ये हमारा लेक्चर था आज का। आई होप आप समझ पाए होंगे चीजों को। ठीक है। सो अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया अच्छे से, है ना जी। चैप्टर 2 क्लास 9 का नोट्स बना लेना, क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेंगे हम लोग, और अब स्टार्ट करेंगे हम लोग का नया चैप्टर, चैप्टर 3। थैंक यू सो मच, इसमें इतना ही।